नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों की गहराई में उतर रहे हैं, वो बात करते हैं एक ऐसी ताकत की जो जो दिखती नहीं लेकिन तबाही मचा सकती है। इसे भारत का एक ऐसा अदृश्य ब्रह्मास्त्र बताया जा रहा है, जिसे भेदना लगभग लगभग नामुमकिन है। आज की हमारी पड़ताल भारत की दो नई पीढ़ी की मिसाइल प्रणालियों पर केंद्रित है। एक जो जमीन पर कहर बरपाने के लिए बनी है और दूसरी समंदर की बादशाहत के लिए। और ये सारी जानकारी ये एक बहुत ही विस्तृत डिफेंस रिपोर्ट पर आधारित है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि शुरुआत में ये साफ कर देना ज़रूरी है कि ये कहानी सिर्फ दो नए हथियारों की नहीं है। ये कहानी है भारत की रक्षा रणनीति में एक बुनियादी बदलाव की। ये कहानी है दशकों की निर्भरता को तोड़कर आत्मनिर्भर बनने की। और इस पूरी कहानी के केंद्र में, मतलब इसके दिल में, एक इंजन है। हाँ, और रिपोर्ट इस माणिक इंजन पर बहुत जोर देती है। इसे इन मिसाइलों की असली जान और भारतीय मेधा का चमत्कार तक कहती है। आमतौर पर जब हम मिसाइलों की बात करते हैं तो वॉरहेड या स्पीड पर ध्यान जाता है। इस एक इंजन में ऐसा क्या खास है कि इसे पूरी कहानी का हीरो बनाया जा रहा है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यही इस क्रांति की जड़ है। देखिए, सालों से दुनिया के बड़े देश ये कहते आए थे कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन भारत क्रूज मिसाइल के लिए एक छोटा, कुशल और शक्तिशाली जेट इंजन वो कभी नहीं बना पाएगा। हम हमेशा रूस या पश्चिमी देशों पर निर्भर रहेंगे। माणिक वो उस निर्भरता का अंत है। ये मूल रूप से एक छोटा टर्बोफैन इंजन है। टर्बोफैन, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। काम ही है कम से कम ईंधन पीकर लंबी से लंबी दूरी तय करना। और यही चीज एक क्रूज मिसाइल को चाहिए। लंबी दूरी और दुश्मन के रडार से बचने के लिए जमीन से चिपककर उड़ने की क्षमता। माणिक ने भारत को ये दोनों काबिलियतें एक साथ दे दी है, और वो भी पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से। और इसके जो आंकड़े हैं वो भी काफी चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल। रिपोर्ट बताती है कि ये इंजन लगभग 4.5 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है। अब ये नंबर सुनने में शायद बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन सोचिए, ये 110 किलो की छोटी सी मशीन, मतलब लगभग एक स्कूटर के वजन जितनी, अपने से 15 गुना भारी, यानी एक बड़ी एसयूवी के वजन की मिसाइल को 1000 किलोमीटर दूर फेंक सकती है। ये इंजीनियरिंग का वो कमाल है जो भारत को एक बहुत ही खास क्लब में शामिल करता है। ये निर्भरता का खत्म होना ही असल में गेम चेंजर है। तो ये इंजन तो अपने आप में एक क्रांति है, लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब इस दिल को एक शरीर मिलता है, एक हथियार का शरीर। रिपोर्ट बताती है कि इस एक इंजन से दो अलग-अलग तरह के ब्रह्मास्त्र बनाए जा रहे हैं, एक जमीन के लिए और दूसरा समंदर के लिए। पहले जमीन वाले की बात करते हैं। हाँ, पहली है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, यानी LRL-ACM। रिपोर्ट के मुताबिक इसके सारे अहम फ्लाइट टेस्ट पूरे हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि ये तकनीक अब पूरी तरह से परिपक्व हो चुकी है। और तैनाती के लिए भी लगभग तैयार है। हाँ, कह सकते हैं कि तैनाती के लिए लगभग तैयार है। 1000 किलोमीटर की रेंज सुनने में तो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन क्या ये सिर्फ दूरी की बात है? मेरा मतलब है, रिपोर्ट में ऐसा क्या बताया गया है जो इसे महज एक लंबी दूरी के रॉकेट से ज्यादा खतरनाक बनाता है? देखिए, ये दूरी से कहीं ज्यादा है। 1000 किलोमीटर की डीप स्ट्राइक क्षमता का मतलब है कि आप दुश्मन की सीमा पर नहीं, बल्कि उसके दिल में घुसकर चोट कर सकते हैं। आप उसके कमांड सेंटर, उसके तेल के भंडार, उसके कम्युनिकेशन हब, यहाँ तक कि जमीन के नीचे बने बंकरों को भी निशाना बना सकते हैं। ये वो लक्ष्य होते हैं जिन्हें नष्ट करने का मतलब है दुश्मन की सोचने, समझने और लड़ने की क्षमता को ही पंगु कर देना। और रिपोर्ट इसकी प्रिसिजन स्ट्राइक तकनीक पर खास जोर देती है। और इसका क्या मतलब हुआ प्रिसिजन स्ट्राइक का? इसका मतलब है कि ये मिसाइल सिर्फ 1000 किलोमीटर दूर जाती नहीं, बल्कि उस दूरी पर एक खास खिड़की या दरवाजे को भी बेच सकती है। ये अपने लक्ष्य को खुद पहचानती है, रास्ते में आने वाली बाधाओं से खुद बचती है और बिना किसी बाहरी मदद के सटीक निशाना लगाती है। ये फायर एंड फॉरगेट से भी एक कदम आगे में रखा गया है। ये कहा गया है कि चीन, जो अक्सर अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों का डर दिखाता है, अब उसे भारत के इस नए हथियार से जवाब मिलेगा। बिल्कुल, ये एक तरह का शक्ति संतुलन है, और इसी संतुलन को साधने के लिए दूसरा ब्रह्मास्त्र नौसेना के लिए तैयार हो रहा है, लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल या LRASM।
इसका मकसद साफ है, हिंद महासागर और अरब सागर में चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत को चुनौती देना और उसके जो महंगे युद्धपोत हैं उनको किनारे पर ही रोके रखना। तो इसके विकास की क्या स्थिति है? क्या ये भी तैयार है? रिपोर्ट के मुताबिक इस पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। योजना है कि 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में इसे हमारे किसी एडवांस युद्धपोत से लाइव फायर करके टेस्ट किया जाएगा। वो इसकी तैनाती की दिशा में आखिरी और सबसे बड़ा कदम होगा। इस एंटी शिप मिसाइल की सबसे घातक बात क्या बताई गई है? इसकी सबसे घातक क्षमता है सी स्किमिंग तकनीक। इसे ऐसे समझिए कि ये मिसाइल समंदर की सतह से सिर्फ कुछ मीटर ऊपर लहरों के साथ साथ उड़ती है। अब आप सोचिए, दूर समंदर में दुश्मन का बड़ा सा युद्धपोत है जिसके रडार आसमान को खंगाल रहे हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि लहरों के ठीक ऊपर रडार की पकड़ से नीचे 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक मिसाइल उनकी तरफ आ रही है। अच्छा, मतलब ये लगभग अदृश्य हो जाती है। लगभग अदृश्य। कल्पना कीजिए कि आप मीलों दूर से तूफानी समंदर में एक समुद्री पक्षी को देखने की कोशिश कर रही हैं जो लहरों के ठीक ऊपर उड़ रहा हो। रडार के लिए भी ये उतना ही मुश्किल है और जब तक वो इसे देख पाते हैं तब तक प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं बचता। यही चीज इसे दुनिया के सबसे खतरनाक एंटी शिप हथियारों में से एक बनाती है। तो जमीन और समंदर दोनों मोर्चे पर एक ही इंजन से ताकत मिल रही है। लेकिन रिपोर्ट में एक तीसरे आयाम का भी जिक्र है, पानी के नीचे से। हाँ, और वो इस पूरी तस्वीर को और भी खतरनाक बना देता है। सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल यानी SLCM का सफल परीक्षण हो चुका है। इसका मतलब है कि अब भारत के पास ये क्षमता है कि वो दुश्मन के तट के पास चुपके से अपनी पनडुब्बी ले जाए और पानी के नीचे से यही मिसाइलें दाग दे। ये भारत को एक ऐसी ताकत देता है जिससे दुश्मन कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता, न जमीन पर, न समंदर में और न ही अपनी सीमाओं के अंदर। एक ही इंजन को तीनों सेनाओं के लिए इस्तेमाल करने का कोई और भी फायदा है, मतलब लॉजिस्टिक्स के लिहाज से? हाँ, बहुत बड़ा फायदा है। इसे कॉमनैलिटी कहते हैं। जब आपकी थल सेना, नौसेना और वायुसेना भविष्य में एक ही तरह के इंजन वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करती हैं, तो लॉजिस्टिक्स का सिरदर्द बहुत कम हो जाता है। ट्रेनिंग आसान हो जाती है, स्पेयर पार्ट्स का मैनेजमेंट सस्ता और सरल हो जाता है। ये पर्दे के पीछे का वो फायदा है जो आपकी सेना को ज्यादा चुस्त और किफायती बनाता है। रिपोर्ट में इन मिसाइलों की तुलना अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध टॉमहॉक मिसाइल से की गई है। क्या ये एक सही तुलना है या ये थोड़ा बड़ा चढ़ाकर कहा गया है? नहीं, ये एक बहुत सटीक तुलना है। टॉमहॉक मिसाइल दशकों से अमेरिकी ताकत का प्रतीक रही है। उसकी खासियत यही है, लंबी दूरी, जमीन से चिपक कर उड़ना और बेहद सटीक निशाना। भारत ने माणिक इंजन और इन नई मिसाइलों के जरिए उसी स्तर की क्षमता हासिल कर ली है। ये किसी से बेहतर होने की बात नहीं है, ये उस एलीट क्लब में शामिल होने की बात है जिसके पास दुनिया में कहीं भी, कभी भी सटीक हमला करने की ताकत है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। भारत में तो सब ब्रह्मोस का नाम जानते हैं, वो दुनिया की सबसे तेज मिसाइलों में से एक है। तो फिर हमें इन धीमी सबसोनिक मिसाइलों की जरूरत क्यों पड़ी? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये रणनीति के दो अलग-अलग सिद्धांतों को दिखाता है। इसे ऐसे समझिए, ब्रह्मोस एक भारी हथौड़ा है, बेहद तेज, बेहद ताकतवर, जो सामने के दरवाजे को एक झटके में तोड़ सकता है। ये कम दूरी पर दुश्मन को सोचने का मौका भी नहीं देता। वहीं ये नई LRLACM एक सर्जन का चाकू है। ये धीमी है, शांत है, चुपके से पीछे की खिड़की से अंदर आती है और बेहद नजाकत से अपना काम करके चली जाती है। एक का हथियार है गति, दूसरे का हथियार है फॉर्टिवनेस यानी चोरी छिपे आना। सेना को दोनों की जरूरत होती है। और दुश्मन की रणनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? रिपोर्ट में एक बहुत ही दमदार दावा किया गया है कि ये चीन के लिए एक डरावना सपना बन जाएगा। इस जुमले को थोड़ा खोलकर समझाइए। बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए, अभी तक चीन या किसी भी दुश्मन को पता था कि भारत की तरफ से मुख्य खतरा कहां से आएगा, कुछ गिने चुने एयरबेस से उड़ने वाले लड़ाकू विमानों से। तो उन्हें बस उन्हीं जगहों पर नजर रखनी होती थी। लेकिन अब लद्दाख के पहाड़ों से लेकर अरुणाचल के जंगलों तक कहीं भी सैकड़ों ट्रकों पर ये मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। ये मोबाइल हैं, इन्हें छिपाना आसान है। दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि अगली मिसाइल कब कहां से आ सकती है। ये एक सैन्य खतरा नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है।
आप 24 घंटे 365 दिन इस डर में रहेंगे कि कोई चीज आपके रडार के नीचे से उड़कर आ रही है। ये लगातार मानसिक दबाव है जो किसी भी सेना के लिए एक डरावने सपने जैसा है। और पाकिस्तान के बारे में भी रिपोर्ट में कुछ बातें कही गई हैं। हाँ, रिपोर्ट का दावा है कि पाकिस्तान के पास इस स्तर की स्वदेशी तकनीक नहीं है और वो मुख्य रूप से चीन से मिले हथियारों पर निर्भर है। रिपोर्ट का मानना है कि जब माणिक इंजन से लैस ये मिसाइलें उड़ेंगी तो पाकिस्तान के पुराने रडार सिस्टम इन्हें पकड़ने में लगभग नाकाम रहेंगे। हालांकि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये रिपोर्ट में किया गया एक विश्लेषण और दावा है। तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन इस माणिक इंजन की कहानी ये यहीं खत्म नहीं होती। भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं? नहीं, ये तो बस शुरुआत है। रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ अब इस इंजन का एक और ज्यादा शक्तिशाली संस्करण बना रहा है जो लगभग 10 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करेगा। ये भविष्य की और बड़ी और लंबी दूरी की मिसाइलों का रास्ता खोलेगा। लेकिन इसका सबसे रोमांचक इस्तेमाल वो मिसाइलों से बाहर होगा। मतलब ड्रोन्स में? बिल्कुल। भारत के जो महत्वाकांक्षी ड्रोन कार्यक्रम है, जैसे रुस्तम और लड़ाकू ड्रोन घटक, उनकी सबसे बड़ी सीमा एक शक्तिशाली स्वदेशी इंजन की कमी रही है। ये माणिक तकनीक उस कमी को पूरा कर सकती है। एक शक्तिशाली इंजन का मतलब है कि हमारे ड्रोन ज्यादा देर तक आसमान में रह सकेंगे, ज्यादा हथियार या सेंसर लेकर उड़ सकेंगे और दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखने के साथ साथ उन पर हमला करने में भी पूरी तरह सक्षम होंगे। यह भारत की एरोस्पेस शक्ति में एक बहुत बड़ी छलांग होगी। तो चलिए इन सब तकनीकी बातों को जोड़कर बड़ी तस्वीर देखते हैं। इसका कुल मिलाकर मतलब क्या है? बड़ी तस्वीर आत्मनिर्भर भारत की है, लेकिन ये सिर्फ एक नारा नहीं है। इसके कई ठोस मतलब हैं। पहला, आर्थिक। जब हम ऐसे जटिल हथियार देश में बनाते हैं तो हजारों करोड़ रुपए देश से बाहर जाने से बचते हैं और देश में ही हाईटेक नौकरियां पैदा होती हैं। दूसरा, रणनीतिक। अब भारत को अपनी मिसाइलों के लिए किसी दूसरे देश से पूछने या उसकी शर्तों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। और तीसरा, भविष्य का निर्यात। भारत भविष्य में रक्षा तकनीक का एक बड़ा निर्यातक बन सकता है, खासकर उन विकासशील देशों के लिए जो महंगे अमेरिकी या रूसी हथियार नहीं खरीद सकते। और तकनीकी तौर पर ये दुनिया में कहाँ खड़ी होती हैं? क्या इनमें कोई ऐसी खासियत है जो इन्हें सबसे अलग बनाती है? कई खासियतें हैं। रिपोर्ट बताती है कि इनकी बॉडी बनाने में आधुनिक कॉम्पोजिट मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है, जो स्टील से भी मजबूत लेकिन बहुत हल्का होता है। इससे मिसाइल में ज्यादा ईंधन या बड़ा वॉरहेड ले जाने की जगह बन जाती है। दूसरा, इसका जो गाइडेंस सिस्टम है वो भारत के अपने सैटेलाइट नेटवर्क नाविक यानी नाविक पर निर्भर है। इसका मतलब यह है कि युद्ध की स्थिति में अगर अमेरिका अपना जीपीएस बंद भी कर दे तो हमारी मिसाइलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो अपनी राह खुद ढूंढ लेंगी। रिपोर्ट में वे पॉइंट नेविगेशन का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? वे पॉइंट नेविगेशन एक बहुत ही चालाक तकनीक है। इसका मतलब है कि मिसाइल एक सीधी रेखा में अपने लक्ष्य की ओर नहीं उड़ती जैसे एक आम रॉकेट उड़ता है। इसे पहले से प्रोग्राम किया जा सकता है कि वो अलग अलग मोड़ लेते हुए एक जिगजैग पैटर्न में उड़े। वो पहाड़ों के पीछे से या घाटियों के अंदर से होकर गुजर सकती है। इससे दुश्मन के एयर डिफेंस को यह अंदाजा लगाना नामुमकिन हो जाता है कि मिसाइल का असली लक्ष्य क्या है और वो किस रास्ते से आ रही है। ये क्षमता इसे दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइलों में से एक बनाती है। तो आज की हमारी इस पड़ताल का सार ये है कि माणिक इंजन और उस पर आधारित ये दो नई क्रूज मिसाइलें, ये सिर्फ हथियार नहीं हैं। ये भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी में दशकों की मेहनत से हासिल की गई आत्मनिर्भरता की ओर एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम है। ये एक पूरे इकोसिस्टम का जन्म है। बिल्कुल। और हमें उन गुमनाम वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के दशकों के अथक प्रयासों को भी याद करना चाहिए जिनका जिक्र रिपोर्ट में है। उन्होंने बिना किसी शोर शराबे या प्रचार के डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं में चुपचाप काम करते हुए ये सफलता हासिल की है। ये सफलता एक दिन में नहीं मिली, ये दशकों की तपस्या, कई असफलताओं और अटूट संकल्प का परिणाम है। तो ये साफ है कि ये तकनीक भारत की रक्षा क्षमताओं को एक नए स्तर पर ले जाती है और दुनिया में उसकी हैसियत को भी बदलती है। हाँ, और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पे लाकर छोड़ता है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। रिपोर्ट ये बताती है कि ये तकनीक भारत को रक्षा में आत्मनिर्भर बनाती है और एक संभावित निर्यातक के रूप में स्थापित करती है।
तो सवाल ये उठता है कि जब कोई देश रक्षा प्रौद्योगिकी में इस तरह की आत्मनिर्भरता और श्रेष्ठता हासिल कर लेता है, तो इसका असर क्या सिर्फ उसकी सीमाओं की सुरक्षा तक ही सीमित रहता है, या फिर ये वैश्विक मंच पर उसकी आवाज, उसकी सौदेबाजी की ताकत और उसकी रणनीतिक स्वायत्तता को हमेशा के लिए बदल देता है? विदेशी इंजनों के साथ हमेशा ये खतरा रहता था कि युद्ध के समय उनके स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई रोकी जा सकता थी, लेकिन अब भारत ने उस कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया है। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट न केवल हमारी सैन्य शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि ये भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देता है। जब हम स्वदेशी हथियार बनाते हैं तो हजारों लोगों को रोजगार मिलता है और देश का पैसा देश में ही रहता है। यही प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत का सपना है, जिसे हमारे वैज्ञानिक सच कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में जब भारत की सड़कों पर हमारे मोबाइल लॉन्चर्स इन मिसाइलों को लेकर निकलेंगे, तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। भारत के वैज्ञानिकों ने इस मिसाइल को कुछ इस तरह डिजाइन किया है कि ये किसी भी मौसम में और किसी भी परिस्थिति में काम कर सके। चाहे तपता हुआ रेगिस्तान हो या फिर हिमालय की जमा देने वाली ठंड, ये स्वदेशी ब्रह्मास्त्र हर जगह अपनी मारक क्षमता का लोहा मनवाएगा। इसकी मिसाइल बॉडी को बनाने में आधुनिक कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे हल्का लेकिन बेहद मजबूत बनाते हैं। इसके अंदर लगा हुआ गाइडेंस सिस्टम भारत के अपने नाविक सैटेलाइट नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जो इसे दुनिया के किसी भी जीपीएस सिस्टम से कहीं ज्यादा सटीक बनाता है। इसका मतलब ये है कि अगर कल को अमेरिका जैसा देश अपना जीपीएस बंद भी कर दे, तो भी हमारी ये मिसाइलें दुश्मन के अड्डों को खोज खोज कर तबाह कर देंगी। चीन की चालबाजियों का जवाब देने के लिए भारत ने अपनी पूरी रणनीति ही बदल दी है। अब हम केवल सीमाओं पर तैनात नहीं रहेंगे, बल्कि दुश्मन के उन ठिकानों को भी निशाना बनाएंगे जहां से वो अपनी सेना को कंट्रोल करता है। इस मिसाइल के आने से भारत के पास एक ऐसी डिपर स्ट्राइक कैपेबिलिटी आ जाएगी जो पहले हमारे पास नहीं थी। ब्रह्मोस मिसाइल बहुत तेज है, लेकिन उसकी रेंज कम है, जबकि ये नई क्रूज मिसाइल 1000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है और बहुत लंबे समय तक हवा में रहकर दुश्मन की पोजीशन ट्रैक कर सकती है। यही वो संतुलन है जो हमारी सेना को हर मोर्चे पर अजय बनाएगा। दोस्तों, जब हम अपने देश की इन उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं, तो हमें उन गुमनाम नायकों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। इन वैज्ञानिकों ने बिना किसी शोर शराबे के भारत को उस तकनीक से लैस किया है जिसे पाने के लिए दुनिया तरसती है। मानिक इंजन का निर्माण कोई एक दिन की बात नहीं थी, बल्कि ये दशकों की मेहनत का फल है। कई बार परीक्षण फेल हुए, कई बार आलोचनाएं हुई, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और आज नतीजा आपके सामने है। भारत अब इंजन तकनीक में भी आत्मनिर्भर है और मिसाइल तकनीक में भी। आने वाले समय में भारत की ये स्वदेशी क्रूज मिसाइलें दुनिया के कई देशों की पहली पसंद बन सकती हैं। जो देश महंगे अमेरिकी या रूसी हथियार नहीं खरीद सकते, वे भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। इससे भारत के रक्षा निर्यात को एक नई दिशा मिलेगी और हम दुनिया में एक बड़े डिफेंस हब के रूप में पहचाने जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के 125 करोड़ लोगों की सुरक्षा अब और भी ज्यादा मजबूत हाथों में है। अब कोई भी दुश्मन हमें आंख दिखाने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसे पता है कि भारत का जवाब कैसा होगा। अंत में मैं यही कहूंगा कि भारत की ये नई क्रूज मिसाइल प्रणाली और मानिक इंजन केवल धातु और बारूद का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये भारत के गौरव और हमारी संप्रभुता के रक्षक हैं। चीन और पाकिस्तान को अब ये समझ लेना चाहिए कि भारत के साथ उलझना उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। हम तैयार हैं अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए और हम तैयार हैं दुश्मन को उनके घर में घुसकर धूल चटाने के लिए। क्या आपको भी अपने वैज्ञानिकों और अपनी सेना पर अटूट विश्वास है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हर भारतीय तक ये शुभ समाचार पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।